प्यारे बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, यानी कि बिंदु गुणन डॉट प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं अब लोग। अब एक और होता है, यदि दो सदिशों की गुणा इस तरीके से की जाए कि उन दोनों का गुणनफल हमें एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो इस प्रकार के गुणन को यानी कि प्रोडक्ट को हम या तो क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा साधारण है, आसान है, लिख सकते हो। वीडियो पॉज करो, अगर कहीं कुछ मिस हो रहा है दोबारा सुनो और लिख लो। ठीक है, इसको मैं लिखाना नहीं जा रहा। अब मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इस तरीके से है और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है, और इन दोनों के बीच का जो कोण है बच्चों वो थीटा है। मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि सदिश गुणन करना है। तो क्या करना है, ध्यान से समझिए। मैं देखना चाहता हूं ए क्रॉस बी, यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई ये जो आएगा, ये एक क्या आएगा, वेक्टर आता है, यानी कि सदिश आता है। तो सदिश में दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है आपका परिमाण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज जो होती है बच्चों वो होती है डायरेक्शन। तो हम लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है ए क्रॉस बी के बराबर। तो आपका ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है ए बी, जहां ए है वेक्टर ए का परिमाण, बी है वेक्टर बी का परिमाण। साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, थीटा जो है कोण इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है। तथा एन कैप, एन कैप वो यूनिट वेक्टर है, एन कैप यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में, यह इकाई सदिश उस दिशा में है जो ए क्रॉस बी की दिशा को बताएगा। इसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, पहले ए बी साइन थीटा के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, ए बी साइन थीटा, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी को डिफाइन करिए, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। किन्हीं दो वेक्टर्स का ए क्रॉस बी, यानी कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वह बराबर होता है उन दोनों वेक्टर्स के परिमाण तथा उन दोनों वेक्टर्स के बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के। ठीक है, इनका सबका क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। तथा ए क्रॉस बी की दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा के लंबवत होती है, या मैं इस कह सकता हूं ये इसकी दिशा उस समतल के लंबवत होती है जिस समतल में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं। क्या बोल दिया मैंने, अभी समझाता हूं, परेशान मत हो। तथा इसकी दिशा हम सीधे हाथ के नियम से निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। तो बच्चे, वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए ये प्लेन है। अब मैं देखना चाहता हूं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी। तो कैसे निकालूंगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो इसके लिए मैं राइट हैंड का यूज करूंगा। दिस इज माय राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है। ए की दिशा में मैंने पहले फिंगर्स रखी और कर्ल किया, क्रॉस किया बी की दिशा में। तो जो डायरेक्शन थंब की आई वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर थंब की डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ आ रही है, तो एन कैप जो यूनिट वेक्टर होगा नीचे की डायरेक्शन में होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कुल मिला के जो मेरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो डायरेक्शन आई वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए इस प्लेन में कुछ इस तरीके से ए क्रॉस बी है। मैंने क्या करा, ए की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी और कर्ल करा बी की डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन सीधे नीचे की तरफ आई। ये था ना, तो कुछ इस तरीके से आ रही है, तो बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ आई। तथा ये उस तल के लंबवत है जिस तल में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी स्थित है। तो ये बात भी हमें समझ में आई बच्चों। तो हमें निकालने आया, यही कहलाता है बच्चे, पहले समझ लीजिए, यही कहलाता है बच्चे आपके सीधे हाथ का नियम। ठीक है, स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसे। तो ए बी साइन थीटा की बातचीत हो गई, एन कैप की बातचीत हो गई। अगर मुझे बी क्रॉस ए करना होता तो क्या होगा। तो देखिए बी क्रॉस ए अगर मैं करूं, मैं निकाल रहा हूं बी क्रॉस ए। तो अब मैं क्या करूं, बी की दिशा में अपनी फिंगर्स को रखूं, यानी कि उंगलियों को रखूं,
और उन्हें कर्ल करूं ए की यानी कि घुमाऊं ए की दिशा में, तो थंब की दिशा ऊपर आ रही है। नाउ इस केस में अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो इस केस में बेटा मेरा जो वेक्टर है, जो ए बी क्रॉस ए आएगा, उसकी दिशा जो हो जाएगी वो ये दिशा हो जाएगी, उल्टी हो गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। और जब अपोजिट हो जाती है तो हम एक नेगेटिव का साइन ले लेते हैं यहां पर। तो हमें पता चला जो b क्रॉस a का यूनिट वेक्टर है, मैंने इसे कह दिया, ध्यान से देखो, इसको बेटा मैंने कह दिया कुछ p कैप। और p कैप और n कैप में क्या रिलेशन होगा? p कैप जो है निगेटिव है n कैप का, मुझे इतना पता चला। तो b क्रॉस a क्या होगा? b का परिमाण, a का परिमाण, उन दोनों के बीच का कोण और p कैप। यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे बी ए साइन थीटा, और पी कैप है माइनस का एन कैप। माइनस का एन कैप क्यों है? क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों ही यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो बेटा यहां से मुझे मिला बी ए साइन थीटा माइनस का एन कैप, और यहां पे देखें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। और ए बी साइन थीटा एन कैप क्या है? ए क्रॉस बी। तो यहां से हमें यह भी चीज समझ में आई कि बी क्रॉस ए बेटा बराबर होता है माइनस का ए क्रॉस बी के। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है हम सभी को, तो इसे नोट कर लिए बच्चों। मुझे ये भी समझ में आया कि ए क्रॉस बी क्या है, बी क्रॉस ए क्या है, कैसे इसकी दिशा निकालते हैं, क्या परिमाण होता है, सारी बातचीत कर ली। फटाफट नोट करो, आगे और जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। नोट करिए इसे बच्चों। अभी हमने जाना दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन एक वेक्टर होता है। अब इन सब चीज के बारे में हम कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग समझे हैं इससे। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट जो हम समझे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर उसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज उसका डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो मैंने पहले बातचीत करी, यदि ए क्रॉस बी कर रहा हूं मैं, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, परिमाण को इस तरीके से लिखेंगे, वो आएगा ए बी साइन थीटा, यानी कि वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच के कोण की ज्या का गुणा, इन तीनों का हम गुणनफल निकाल लें तो हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है बच्चों ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यानी कि सीधे हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो ए की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को रखा और बी की डायरेक्शन में कर्ल करा, तो जो थंब की डायरेक्शन यानी कि मेरे अंगूठे की दिशा होगी वो ए क्रॉस बी की दिशा होगी। साथ ही साथ मुझको ये भी पता चला जो ए क्रॉस बी की दिशा होती है वो उस तल के लंबवत होती है जिस तल में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी स्थित होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक और बात जानी हमने महत्वपूर्ण, वो क्या जाना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो हमने बच्चों ये भी जाना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी ए क्रॉस बी से जुड़ी हुई। अब देखिए बच्चों कुछ और जानते हैं। एकांक लंब कोणीय यानी कि यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ये जानते हैं। तो लिखिए, मैं इसे रब कर देता हूं, उसके बाद लिखिएगा बच्चों। बच्चों एकांक लंब कोणीयों से पहले कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्रॉस प्रोडक्ट के। सबसे पहला, अगर मैं ए क्रॉस ए करूं तो क्या मिलेगा? तो देखिए वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है, वेक्टर ए दूसरा भी कुछ इस तरीके से ही होगा। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो जीरो है क्योंकि दोनों की दिशा समान है। तो इस परिस्थिति में जो मेरा साइन थीटा आएगा वो आ जाएगा जीरो। तो यहां पर मुझे ए क्रॉस ए करने पर एक नल वेक्टर मिलेगा, यानी कि वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम नल वेक्टर कहते हैं, और दिशा का हम कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते, कोई भी बता नहीं सकते, तो कह देते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि रैंडम डायरेक्शन है। अगर दो वेक्टर समांतर हैं, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं,
तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो देखिए वो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। और यहाँ पर जब दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समांतर हैं बच्चों, तो उस परिस्थिति में इनके बीच का जो कोण होगा वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा ए बी साइन जीरो एन कैप, और जो कि ये हो जाएगा एक नल वेक्टर। तो यदि दो वेक्टर समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें एक शून्य वेक्टर या नल वेक्टर मिलता है। आसान बातचीत। आगे की बात सुनिए बच्चों। यदि दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, अगर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एंटी पैरेलल है यानी कि इनके बीच का कोण 180 है, यह विपरीत दिशा में, यानी कि वेक्टर ए मेरा कुछ इस तरीके से है और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर बी है ये वेक्टर ए है, और इनके बीच का जो कोण है बच्चों 180 डिग्री है। तो देखते हैं कि इनका ए क्रॉस बी क्या आएगा। तो इसका ए क्रॉस बी देखना है बच्चों हमें। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर देखें तो ये साइन 180 की वैल्यू बच्चों जो होती है वो होती है 0। तो यहाँ पर अगेन जीरो एन कैप, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये एक नल वेक्टर हो गया या शून्य वेक्टर, शून्य सदिश हो गया। तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा नल वेक्टर शून्य सदिश। अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आइए जानते हैं। तो मान लीजिए बच्चे ये वेक्टर ए है कुछ इस तरीके से और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है। अब इनके बीच का जो कोण दे रखा है हमें 90 डिग्री दे रखा है, 90, यानी कि समकोण है, ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। तो बच्चे ऐसी परिस्थिति में मुझे ए क्रॉस बी देखना है। तो देखिए ए क्रॉस बी बाहर की तरफ दिशा आएगी, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ दिशा आएगी, यानी कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर ही होगा क्योंकि सदिश गुणन कर रहे हैं, उसकी दिशा देखिए इस तल के लंबवत है। साथ ही साथ उसका परिमाण क्या होगा वो देख लेते हैं। इस दिशा को मैंने कह दिया, इस दिशा की डायरेक्शन में, इस दिशा में जो इकाई सदिश है उसे मैंने कह दिया एन कैप। तो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखिए। इस परिस्थिति में जो ए क्रॉस बी आएगा मेरा वो आएगा ए बी साइन 90 एन कैप। ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 साइन 91 ए बी एन कैप, यानी कि दो सदिशों का जो हमारा सदिश गुणन है वो अधिकतम तब होगा जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण 90 डिग्री, यानी कि वो वेक्टर्स एक दूसरे के लंबवत हों। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत है तो उन दोनों का जो सदिश गुणन होगा उसका परिमाण अधिकतम होगा। तो इस बात को लिख लेते हैं, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत हैं तो ए क्रॉस बी का परिमाण अधिकतम होगा। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे फटाक से नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं एकांक लंबकोणीय वेक्टर्स का सदिश गुणन क्या आता है, यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो फटाक से नोट करो बच्चों इसे। आइए बच्चों देखते हैं एकांक लंबकोणीय सदिशों का सदिश गुणन, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ये कैसे देखें, आइए समझते हैं। पहले ये है क्या, ये कुछ नहीं है बच्चों। एकांक लंबकोणीय सदिश यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 है और सभी के सभी एक दूसरे से लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये कहलाते हैं एकांक लंबकोणीय सदिश। तो यहाँ पर देखें आप, तो एकांक लंबकोणीय सदिश जो हो सकते हैं अपने आई कैप, जे कैप और के कैप हो सकते हैं। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी तरीके से के कैप जो है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, और इसके बाद जो जे कैप है वो अपना वाई एक्सिस की डायरेक्शन में।
तो आसान बातचीत है, हम देखना चाहते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वेक्टर आई का क्रॉस कर दूं वेक्टर आई से तो 0 मिलता है, क्योंकि अगर किसी वेक्टर का उसी से सेल्फ प्रोडक्ट कर दो तो मुझे एक 0 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ इस बात से हम ये भी लिख सकते हैं j क्रॉस j इज ऑल्सो इक्वल टू 0 और k क्रॉस k इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब देखना चाहते हैं बच्चे कि किस तरीके से क्या होगा i क्रॉस j का मान। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ i गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ j और इन दोनों के बीच का जो कोण है 90, तो ये हो गया, और साथ में एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के लंबवत है। अब ये कैसे देखूं मैं, तो इसको समझना बहुत आसान है। देखिए ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और इसके जो लंबवत आ रहा है ना, ये लंबवत बच्चे ये मेरी z एक्सिस है। ठीक है, ज्यादा आसान तरीका यही है। अगर मैं x जो कि आई कैप किसकी डायरेक्शन में है, x एक्सिस की डायरेक्शन में, आई कैप यहाँ आ गया और यहाँ पर आ गया j कैप, तो आई कैप से फिंगर्स को कर्ल करा j कैप की डायरेक्शन में, तो जो मेरी डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है k कैप की डायरेक्शन, यानी कि z एक्सिस की डायरेक्शन। तो ये हो गया k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड सबका 1 इंटू के कैप, यानी कि यहां से बच्चे मैं लिख सकता हूं आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। आसान बातचीत। इसी तरीके से बच्चे मैं देखना चाहता हूं कि जे क्रॉस आई क्या होगा, तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस का के कैप। आगे की बातचीत देखते हैं बच्चे कि मैं देखना चाहता हूं कि अब मेरा J क्रॉस K कैप क्या होगा, J क्रॉस K कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J क्रॉस K कैप। तो J मेरा कौन सी डायरेक्शन में है, Y, और K ये है, तो J की डायरेक्शन में यानी कि Y एक्सिस की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, कर्ल करा मैंने Z एक्सिस की डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन X एक्सिस की डायरेक्शन आई, तो जो हो गया मेरा आई कैप। बच्चों क्या हो गया, ये आई कैप। अब मैं देखना चाहता हूं भाई, एक पॉइंट ये हुआ, ये डब्बे से बाहर जा रहा था, एक पॉइंट ये हुआ बच्चों, और एक पॉइंट ये हुआ। अगला पॉइंट हो गया कि k क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली ये माइनस का आई कैप होगी। एक पॉइंट बच्चे ये हुआ। आगे की बातचीत सुनिए। अब मैं बच्चों देखना चाहता हूं कि मेरा k क्रॉस i क्या होगा, k क्रॉस आई कैप की वैल्यू क्या होगी। तो k मेरा यहां पर है और मैं कर्ल कर रहा हूं फिंगर को, कहां से, z एक्सिस की डायरेक्शन से x एक्सिस की डायरेक्शन में, z एक्सिस की डायरेक्शन से x एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जो मेरा थंब आ रहा है, थंब की डायरेक्शन देखो y एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, तो y एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है j कैप, तो ये आ गया j कैप। तो k क्रॉस i की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गई मेरी j कैप। है ना आसान बातचीत। तो ये हमें नोट करना है, समझना है। इसको और दूसरे डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं, एक डायग्राम बना देता हूं। तो देखिए मैंने एक तरफ लिखा i, दूसरी तरफ लिखा j और तीसरी तरफ लिखा k। तो i क्रॉस j मुझे देता है k कैप, j क्रॉस k मुझे देता है i कैप, और k क्रॉस i मुझे देता है j कैप। तो ध्यान से देखिए, आसान है याद करना क्या है। और अगर कोई भी ऑर्डर में रिवर्स कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का i क्रॉस j k आएगा, j क्रॉस k i आएगा, और k क्रॉस i j आएगा। तो ये सारे के सारे बच्चों फॉर्मूलाज आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एकांक लंब कोणीय वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो। अब मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए मुझे दिया है ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप के फॉर्म में, वेक्टर भी दिया है bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप के फॉर्मेट में। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं कैसे करूं, ये देखना चाहता हूं मैं। तो उससे पहले आप लोग इसे नोट करो और उसको मैं बताता हूं फटाक से अभी। तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों से। तो देखिए बच्चों, मुझे वेक्टर ए कुछ इस तरीके से दे रखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप दे रखा है, और वेक्टर बी दे रखा है
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इन दोनों का मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो बेटा ए क्रॉस बी निकालने का सबसे आसान तरीका है सारणी वाला तरीका, सारणिक तरीका, जैसे डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। डिटर्मिनेंट जो विद्यार्थी हमारे गणित के हैं वो आगे पढ़ेंगे, और जो हमारे बायो के हैं तो मैं उन्हें तरीका समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं यूज नहीं होगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बस सीख लेते हैं कि किस तरीके से देखेंगे। अच्छा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा, और उसको भी हम कुछ ax bx या इस x y z फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से निकालें। तो सबसे पहले मुझे बेटा देखना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद सबसे पहले क्या आ रहा है ए, तो ए आई कैप के नीचे ए एक्स, जे कैप के नीचे ए वाई और के कैप के नीचे ए जेड। बाद में क्या है क्रॉस बी, तो बी के लिए बी एक्स, फिर बी वाई, फिर बी जेड। ये हो गया मेरा बेटा ए क्रॉस बी। अब सॉल्व कैसे करें इसको, क्या कर दिया ये मैंने, बस सीखते जाना। सबसे पहले लिखो प्लस का आई कैप। मैं बेटा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये लाप्लास एक्सपेंशन होता है, जो मैं बताऊं तो कुछ मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई कैप, अब आई कैप लिखा है ना मैंने, तो इसको छिपा लो, ऐसे छिपा लिया, और ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा करो, तो आया ए वाई बी जेड। सबसे पहले ऐसे छिपा लिया आई कैप के लिए इसको, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करी, माइनस का साइन लगाया, नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करी, बी वाई ए जेड। इसके बाद जे कैप के साथ लगाना है, इसको ऐसे याद रखना, प्लस माइनस प्लस, तो जे कैप के साथ मुझे लगाना है माइनस का साइन। और अब देखो जे कैप के लिए ये छिपा लो, ये छिपा लो, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गुणा करेंगे। तो जे कैप के लिए बेटा क्या होगा, ये डायरेक्शन और फिर ये डायरेक्शन, तो ऊपर से नीचे गुणा करी तो आया अपना ए एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स ए जेड, फिर प्लस का के कैप लगा लो। अब के कैप के लिए बच्चे किसको छिपा लो, इन दोनों को छिपा लो, और फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे यानी कि ए एक्स बी वाई माइनस का साइन, और नीचे से ऊपर इज बी एक्स ए वाई। तो हमारा देखिए ए क्रॉस बी एक वेक्टर आ गया जो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्मेट में है। तो बेटा ये तरीका है, सारणिक मेथड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड या फिर सारणी विधि। ठीक है, ये सारणिक विधि या डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। तो बच्चे फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, तो जल्दी से नोट करिए इसे। आइए बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए आपको दे रखा है कुछ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, साथ में वेक्टर बी दे रखा है आपको आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो बताइए ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले सारणी विधि से हल करेंगे इसे, और बहुत आसान है। कैसे, पहले सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप को लिखते हैं। पहले ए आ रहा है तो ए आई के लिए क्या है 1, जे के लिए क्या है 2 और के के लिए 1। फिर दोबारा आई के लिए क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आई के लिए 1, जे के लिए 4 और बी का जो हमारा यहाँ पर आ रहा है 2। तो पहला क्या करना है, आई कैप लिखना है, तो इसको याद रखना प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का आई कैप आएगा। अब आई कैप के लिए ये छिपा लो, ये छिपा लो, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा और बीच में निगेटिव साइन, तो ये हो गया 4 माइनस 4 दैट इज 0। फिर माइनस का जे कैप लिखेंगे और इसके बाद समझेंगे हम इसको छिपाएंगे और इसको छिपाएंगे, तो यानी कि 1 से 2 और 1 से 1, तो 1 से 2 2 माइनस का 1, ठीक है, प्लस का के कैप लिखेंगे
और के कैप के लिए बच्चे इसे छिपाएंगे तो 1 की बेटा होगी 4 से और 1 की 2 से। तो क्या आएगा फटाक से देखिएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 1 की पहले हो रही है 4 से, तो 4 माइनस का 2, तो क्या आता है अपना 4 माइनस 4 दैट इज 0 आई कैप। इसे लिख सकते हैं माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। तो अपना जो वेक्टर आया वो बच्चे क्या वेक्टर आया है, बहुत आसान है देखना, माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो ए क्रॉस बी का हमारे पास मान आ गया। तो इस तरीके से बच्चे निकालते हैं सारणी विधि से ए क्रॉस बी का मान। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं ए क्रॉस बी के ऊपर, पहले इसे नोट करिए। आइए बच्चों एक और प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप, वेक्टर बी दे रखा है हमें 3 आई कैप प्लस जे कैप, तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। अब आप लोग परेशान होंगे कि सर इसमें के कैप नहीं तो क्या करें, तो कुछ ना करें, यहाँ पर प्लस 0 के कैप लगा लें और प्लस 0 के कैप लगा लें। अब बात तो वही है। अब देखिए ध्यान से कि क्या होगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पर आएगा आई कैप जे कैप और साथ में के कैप। इसके बाद क्या करो, आई कैप का 1, जे कैप का 2, के कैप का 0। इसी तरीके से आई कैप बी का लिखेंगे, बी का जो है इधर आएगा 3, 1, 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आई कैप लिखते हैं और इसे छिपाए तो ये दोनों 0 माइनस 0 भाई 0 होगा। फिर इसे छिपाया जे कैप, माइनस का जे कैप लिखेंगे, इसे छिपाया और इसे छिपाया, 1 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0। अब देखो के कैप लिखेंगे, तो के कैप के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस का 6, तो ये बच्चे आ गया माइनस का 5 के कैप, जो कि आसान था देखना। अब देखते हैं बच्चे कि अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका हमारे पास क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। क्या इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन बन सकता है? यस बन सकता है। तो उसे देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूफ कीजिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके पैरेलल वेक्टर है। तो उस वाले केस में बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा और देखिएगा क्या वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 0 आता है तो वो वेक्टर समांतर वेक्टर है या आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं, और अगर नहीं 0 आ रहा तो इसका मतलब वो वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो आसान है। एक और प्रश्न देखते हैं कुछ इसी तरीके का। मान लीजिए बच्चों आपको वेक्टर ए कुछ दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से दे रखा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, और दिया है यदि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के तो लैम्डा का मान ज्ञात करें, लैम्डा का मान ज्ञात करें। तो ये बच्चे हमें पता है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो इसी चीज का यूज करते हुए हम इसे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो क्या होगा ए क्रॉस बी, यहां पर आई कैप जे कैप के कैप, सबसे पहले ए 1 1 1, फिर बी दैट इज 2 2 2। आइए इधर करते हैं इसको। तो बच्चों देखो सबसे पहले आई कैप के लिए क्या करोगे, इसे छिपाया इसे छिपाया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आई कैप, यहां पर लिखेंगे हम ऊपर से नीचे लैम्डा माइनस का 2 आ जाएगा। फिर जे कैप की बात करेंगे तो लैम्डा अगेन माइनस का 2 आ जाएगा पर माइनस के साइन, माइनस का जे कैप लिखते हैं भाई यहां पर प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस जे कैप, ये छिपाया और ये छिपा लिया, तो 1 लैम्डा माइनस का 2। फिर के कैप लिखते हैं तो के कैप प्लस का ही आएगा दैट इज 1 एंड दिस इज दिस, तो 2 माइनस का 2 दैट इज 0। तो बच्चों आ गया आई कैप माइनस जे कैप लैम्डा माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, और ये बराबर किसके होना चाहिए 0 के, तो यहां से हमें पता चला लैम्डा माइनस 2 क्या होना चाहिए 0, और लैम्डा बराबर आ गया 2। तो
हमें पता चल गया लैम्डा का मान। तो कुछ इस तरीके के सवाल आपकी किताबों में होंगे जिसमें से आपको कह दिया कि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। तो कुछ ना करें, उसमें a क्रॉस b निकालें और उसको 0 के बराबर रख दें और हल कर लें, तो आपको लैम्डा का मान पता चल जाएगा। आसान प्रश्न है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। अब इसके बाद बेटा देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लो। तो बच्चों देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये जानना है कि क्या मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ये देखते हैं, अभी देखते हैं। फटाफट से हेडिंग डालो यार जब तक। तो लिख लिया बच्चों हेडिंग। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये वेक्टर आपका वेक्टर बी है और ये आपका कोई वेक्टर ए है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिणामी है, वो क्या देता है। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का क्या बताता है, ये देखते हैं। तो देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बच्चे बताता है क्या, ए बी साइन थीटा। ठीक है, यही होता है। अब मैं इसको पूरा बना देता हूं बच्चे। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज की लंबाई तथा उसकी एक जो साइड है उसका प्रोडक्ट, या मैं लिख सकता हूं समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो ये बराबर होगा बेटा a इंटू एच। सिंपल, यानी कि उसका आधार की लंबाई गुणा उसकी ऊंचाई। सिंपल होता है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब अगर देखो तो h बराबर क्या होगा हमारा, इस h की लंबाई जो होगी b साइन थीटा होगी। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए बी साइन थीटा। ये जानते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पहले डिस्कस कर चुके हैं। नहीं आ रहा तो आयताकार घटक में जाके देख लो, पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा कि बी साइन थीटा क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये h बराबर हो गया बी साइन थीटा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएगा जो a और b, जिसकी a और b दो संलग्न भुजाएं हैं। आसान बातचीत। यदि वेक्टर a और वेक्टर b किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करती हूं, व्यक्त करती हूं, प्रदर्शित करती हूं, तो जो a क्रॉस b है वो समांतर चतुर्भुज का क्या बताएगा, क्षेत्रफल बताएगा। यानी कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएगा। आसान बात है ना एकदम समझने के लिए। ठीक है, अब अगर मुझे त्रिभुज देखना होता तो भाई क्या होता, तो भाई ये भी समझ लेते हैं कि ट्राइंगल का एरिया a क्रॉस b की हेल्प से कैसे निकालें। तो बेटा देखो ध्यान से, ये वेक्टर मेरा a है और ये वेक्टर b है, और इससे एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूं। तो देखो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है उसके आधार, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, उसका आधार गुणा उसकी ऊंचाई बटे 2। अब इसकी ऊंचाई बच्चे कितनी है, h बराबर क्या होगा, अगर ये कोण थीटा है ये बराबर होगा b साइन थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चे कि a और h की जगह क्या लिखा, b साइन थीटा बटे 2, और 1/2 ए बी साइन थीटा क्या होता है, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड या a क्रॉस b का परिमाणी। ठीक है, ये जो इसका परिमाण होगा यानी कि मैग्नीट्यूड होगा
वही होता है ए बी साइन थीटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो यही है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसे फटाक से नोट कर लीजिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी खत्म होता है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ये भी लिखो कमेंट में। कुछ डाउट रह गया, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, कमेंट में लिखो। आपको वीडियो देख के कैसा लगा बताओ। साथ ही साथ अपने सहपाठियों के साथ यानी कि अपने कोलीग्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत मेहनत से पढ़ें, आपका बहुत जल्द अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। अपने देश के लिए आप पढ़ें और मेहनत करें। मेरी तरफ से सभी को टाटा बाय बाय और जय हिंद।